हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्रीकल्चर समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, बेसिकली हम पहले देखेंगे कि क्लाइमेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसका देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है बिहार के एग्रीकल्चर पर। ठीक है, क्योंकि जब हम क्लाइमेट समझेंगे तो उसी के बेसिस पर ही एग्रीकल्चर का सारा चीज़ डिसाइड होगा कि एग्रीकल्चर जोन कितना डिवाइड होता है। ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक इकोनॉमी का एक ऐसा एरिया जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये चाहे प्रीलिम्स हो गया या मेंस हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिक थिंग्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर पर क्या इसका इम्पैक्ट है। तो बोल रहा है कि बिहार की जलवायु यानी कि क्लाइमेट होता क्या है। तो एक क्लाइमेट मैं ये बोलूँ तो क्लाइमेट एक जो वेदर होता है, वेदर का लॉन्ग टर्म का एवरेज को ही क्लाइमेट बोलते हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात है। कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, डेली यहाँ बदलाव होते हैं वेदर में। ठीक है, तो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं 10 साल या 5 साल। अब इसमें जो चेंज होगा उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। यही एक बेसिक है कि अभी क्या होता है कि यूएनएफसीसी का ये जो मीटिंग होता है कॉप का, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज एक दिन के बाद नहीं कर रही है या एक महीने के बाद नहीं कर रही है। एक औसत के मामले में देखा जाए तो इसमें 10 साल 20 साल के एक एवरेज के बेसिस पर है बोला जा रहा है। ठीक है, ये एक रीज़न है कि पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें बोला गया था कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके वजह से हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी को क्लाइमेट बोलते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल भी समझ गए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्लाइमेट तो हम बेसिक समझ गए कि क्लाइमेट होता है क्या। तो बेसिकली अब देखा जाए तो मैंने ये बताया कि पूरा अपना बिहार है। ठीक है, तो बिहार में यहाँ माउंटेन है, यहाँ पठार है, बाकी रिस्ट प्लेन है। तो यहाँ कौन सा क्लाइमेट प्रभाव डालता है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय या मानसूनी क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सिंपल सब ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है, यहाँ उस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। मानसून यानी कि बारिश यहाँ आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो सब ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक क्या होता है, ट्रॉपिक मतलब जहाँ टेम्परेचर सरप्लस हो। ठीक है, बट हाँ सब ट्रॉपिकल मतलब ओके टेम्परेचर ठीक है बट एक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन यही क्लाइमेट, ठीक है, बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है, जलवायु, ठीक है, तो हमें तो मालूम हो गया कि यहाँ सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सा फैक्टर है। तो जब बिहार ये हमारा पूरा ये हुआ, यहाँ माउंटेन हुआ, यह हमारा पूरा, एक मिनट, ये हमारा इंडिया हुआ। ठीक है, हमारा बिहार यहाँ हुआ। तो ये जो पार्ट है ये तो बे ऑफ बंगाल है ना, राइट, और बिहार का नॉर्थ में हिमालय है। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा कुछ इन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल से भी होगा, यानी कि हमारा जलवायु जो भी है क्लाइमेट उसका प्रभाव बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की भी होगी, हिमालय का भी इस पर प्रभाव होगा। क्लियर है, और मानसून जो है उसका भी प्रभाव होगा। तो ये सारा फैक्टर है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर होगा बिहार के क्लाइमेट पर। इसी के बेसिस पर जो हमारा पूरा बिहार है उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कि टेक एग्जांपल नॉर्थन पार्ट का 4-5 फैक्टर होंगे जो प्रभावित करते होंगे और सदर्न पार्ट का कुछ फैक्टर होंगे जो इसको प्रभावित करते होंगे। ठीक है, तो जैसे आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते होंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे स्कॉलर होते हैं जो हमें ऑप्शनल में पढ़ना होता है ज्योग्राफी के। ठीक है, जैसे टेक एग्जाम्पल कोपेन, ठीक है, त्रिवार्ता एंड थानविट। तो उसके बेसिस पर क्या होगा, बिहार को ना हर स्कॉलर आते हैं और बिहार को नॉर्थ पार्ट को और साउथ पार्ट को अपने अनुसार डिवाइड करते हैं और उसको कुछ सिंबल देकर संकेत करते हैं। ठीक है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा बट आपको CDS ये सब एग्जाम होता है वहाँ पूछता है। ठीक है, तो मगर आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। आप नहीं मतलब वो कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि कमीशन क्वेश्चन कर ले। ठीक है, तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि ये पूरा बिहार है। ठीक है, तो बिहार का जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसका कोपेन के अनुसार इसको CWG माना गया है। ठीक है, क्लियर है, CWG, और इसको AW माना गया है, यानी कि ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट। ठीक है, तो एक ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। त्रिवार्ता के अनुसार क्या है,
तो CAW नॉर्थ वाला पार्ट को माना गया और AW सेम एज लाइक दक्षिण बिहार को माना गया जो कोपन और तिरवाता में है, ठीक है। और थानवाड को उत्तर वाले पार्ट को क्या माना, CBW एंड CAW, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम ये समझ गए कि क्लाइमेट है, ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इस क्लाइमेट को बेसिस पर ही हमारे बिहार में मेजर 3 टाइप का सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा सीजन पाया जाता है? तो एक हो गया कि समर सीजन यानी कि ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। दूसरा वर्षा ऋतु हो गया और तीसरा हमारे को क्या होगा, तो तीसरा शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन। तो ये मेजर 3 है। अब हमारे को ये तीनों से रिलेटेड क्या समझना है कि सबसे पहले तो मान के चलिए हम समर देख रहे हैं, ठीक है, समर सीजन। तो इसमें क्या होगा कि इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, मतलब कितना होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है, कौन सा क्रॉप, ये मेजर 3 ही देखना है हमें, ठीक है। क्योंकि ये तो हमें क्लियर है ना कि क्यों ये समर सीजन होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा अर्थ हुआ, ये इक्वेटर हुआ, ठीक है। ये जो सन का मोमेंट है, तो उस टाइम जब समर टाइम होता है, मई जून जुलाई ये समय, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव ऑन करता है। तो यही एक रीज़न है कि ये वाला एरिया में बहुत ज़्यादा वो सनलाइट देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बेसिकली देखा जाए 21 जो जून होता है उस टाइम डायरेक्टली वो मतलब जो सन की रोशनी होती है वो सूर्य पर डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है। ये एक रीज़न है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है। तो ये मेजर एरिया रहा। इसी दौरान क्या होता है कि जैसे बिहार वाले एरिया में आप ऑब्जर्व करते होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो एक लोकल विंड ब्लो करता है जिसका नाम लू हो, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लू नॉर्थ बिहार वाला एरिया में ब्लो करता है ड्यूरिंग द समर सीजन, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो टेम्परेचर कितना हो जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 32 सेल्सियस होता है। मगर इससे ज़्यादा भी हम लोग नोटिस किए हैं। अभी प्रेजेंट डे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और उसी के बेसिस पर देखा जाए कि बिहार का जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जो गया वाला एरिया है सबसे गर्म मतलब एरिया है बिहार का, यानी कि यहाँ 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन कर लेगा कि बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो वो गया हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि फलस्वरूप समय थोड़ी देर बाद जून जुलाई में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो बंगाल की खाड़ी से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो बिहार की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि बिहार को रेन मिलता है, ठीक है। तो ये जो रेन लेकर आते हैं और ये जो पूरा फिनोमेना है उसको हम लोग काल बैसाखी भी बोलते हैं या नॉर्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये रहे। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं, वर्षा ऋतु, ठीक है। जून से लेकर ये अक्टूबर के मध्य तक होता है, यानी कि सिंपल से रखिए मिड ऑफ जून से लेकर मिड ऑफ अक्टूबर होता है। और हमें मालूम है कि बिहार का अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 70% लोग कृषि करते हैं, तो यानी कि फार्मर के लिए रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बिहार में ये जो मानसून का प्रवेश मिड ऑफ जून में होता है, ठीक है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कौन सा मंथ में बारिश होती है, तो जुलाई एंड अगस्त में। बिहार का औसत रेनफॉल कितना है, तो 112 सेंटीमीटर, और इंडिया का कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 120 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है यदि बिहार में, जैसे गर्म वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, सबसे गर्म कहाँ होती है, तो गया होगा। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो किशनगंज होती है, ठीक है। तो किशनगंज किसी से रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ वहाँ ज़्यादा बारिश होगी तो उसके अनुसार बहुत सारी खेती भी क्रॉप अकॉर्डिंगली होगा। टेक एग्जाम्पल, राइस होगा, जूट होगा, टी होगा। वैसे भी किशनगंज टी के लिए फेमस है, क्लियर है। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो सिंपल सी बात है, साउथ वाला बिहार को सूखा प्रदेश बोलते हैं। तो आज सूखा प्रदेश है तो ये एक रीजन है कि गया गर्म है सबसे ज़्यादा। उससे पहले औरंगाबाद आइए तो यहाँ से सबसे कम बारिश होगी, ठीक है, क्लियर है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी, तो किशनगंज। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा बारिश बिहार में किस विंड से होती है, तो साउथ वेस्ट जो मानसून आता है उससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आती है उससे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे को, ठीक है। यही कारण है कि नॉर्थ वाले पार्ट में, जो नॉर्थ वाला बिहार है, तो बहुत सारा ज़्यादा मतलब बाढ़ आ जाता है, और साउथ वाला पार्ट सूखा रह जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं शीत ऋतु, ठीक है। तो
अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होता है, यानी कि मिड अक्टूबर से लेकर फेब तक हमारे बिहार में विंटर सीजन चलता है। ठीक है, तो विंटर सीजन में क्या होता है कि बेसिकली देखा जाए तो यहाँ ठंडी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसी अनुसार गया सबसे हॉटेस्ट था और सबसे कोल्डेस्ट भी यही गया। ठीक है, यानी कि ये एक मरुस्थल की तरह काम कर रहा है। मरुस्थल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है और सबसे कम टेम्परेचर भी होता है नाइट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसी दौरान क्या होता है कि जो भूमध्य सागर है यानी कि मेडिटेरियन सी से भी बहुत सारा जो विंड होते हैं वो इंडिया की तरफ आती है। ठीक है, और ये कुछ रेन लेकर आती है। ठीक है, जिसको हम लोग ये जो विंटर टाइम होता है यानी कि नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ बारिश लेकर आती है। फलस्वरूप क्या होता है कि ये बारिश बिहार में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो रबी क्रॉप होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि रबी क्रॉप कौन कौन से होते हैं, खरीफ क्रॉप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब इसी के बेसिस पर क्लाइमेट समझते हुए अब हम लोग आगे चलते हैं कि बिहार का जो कृषि का जलवायु है, कृषि का जलवायु का क्षेत्र है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया और कौन कौन सा क्रॉप वहाँ उगाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है, ऐसे करके। यानी कि हमारे को पहले एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है। ठीक है, तो इसको कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्रॉप कौन कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ कृषि को हमें प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के 70% लोग कृषि पर डिपेंडेंट है। ठीक है, 96% यहाँ प्लेन एरिया है। ठीक है, तो इस पूरे एरिया को बेसिकली 3 भाग में तोड़ा गया है बेस्ड ऑन द एग्रो एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, तो जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, और जोन 3 को 2 भाग में तोड़ दिया गया है, ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए मैप पर देखते हैं। तो ये मैप को ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो मैप ये हमारे गंगा रिवर में। ठीक है, तो मैप ये जो पार्ट है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और मिड ऑफ नॉर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ तक जोन 1 कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फिर जोन 2 देखिए, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया वाला एरिया। ठीक है, तो एज जोन 2 में बारिश ज़्यादा होती है क्योंकि किशनगंज एक ऐसा एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यानी कि 2 ऊपर डिवाइड है। नीचे अब आते हैं जोन 3 है, पूरा जोन 3 है और जोन 3 को 2 भाग में तोड़ा गया है, जोन बी एंड जोन ए। तो जोन ए में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका। ठीक है, और जोन 3B में देख लीजिए, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, बक्सर। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इतना क्लियर हुआ, यानी कि नॉर्थ वाला पार्ट को 2 हिस्से में तोड़ा गया और साउथ वाला पार्ट को भी एक ही पार्ट में तोड़ा गया मगर उसका 2 हिस्से हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। तो जोन 1 में देखिए, तो जोन 1 कौन सा एरिया था, तो ये वाला पार्ट जोन 1 था। ठीक है, तो जोन 1 में 13 टोटल डिस्ट्रिक्ट है। ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, ठीक है, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। ठीक है, तो ऊपर ऊपर एक देख लीजिएगा। जोन 2 में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, इसमें कौन है जोन 2 में, तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। ठीक है, जोन 3 में आइए, तो जोन 3 के ए में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। ठीक है, और इसके बी में 11 डिस्ट्रिक्ट है, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। ठीक है, तो आपको ये एक बार ग्लैंस करना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो देख लेंगे कि जलवायु क्षेत्र क्या है, जो कृषि जलवायु क्षेत्र है। अब इसकी विशेषता भी हम समझ जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ कितना रेनफॉल होता है, ठीक है, कौन सा क्रॉप होता है, सॉइल किस टाइप का पाई जाती है। ठीक है, तो ये समझते हैं। तो जोन 1 में देखा जाए तो जोन 1 कौन सा एरिया है, मैप पे बस इमेजिन करने की कोशिश करिए, ये वाला पार्ट था जोन 1। तो जोन 1 में देखा जाए तो औसत रेनफॉल 104 सेंटीमीटर से लेकर 145 सेंटीमीटर तक होती है। क्लियर है।
और यहाँ खादर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। खादर यानी कि न्यू अलुवियल सॉइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो हिमालयन से आती है, तो बहुत सारे सेडिमेंट अपने साथ लेकर आती हैं। और कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, तो बिहार का ये तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ धान अधिकांश क्षेत्र में होता है और गेहूँ होता है। तो धान गेहूँ तक क्लियर है, गन्ना होता है, अरहर होता है, मक्का होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए जोन 2 में देखते हैं। तो जोन 2 कौन सा एरिया हुआ, ये मैप हुआ, तो ये रहा जोन 2 एरिया हुआ, यानी कि किशनगंज यहाँ है, यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो बारिश कितना होती है, 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो जूट हो गया, बारिश में जूट सबसे ज़्यादा, धान हो गया क्योंकि धान को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जैसे जूट है, चाय हो गया और मक्का हो गया, ठीक है, क्लियर है। और जोन 3 में देख लीजिए, तो जोन 3 कौन सा एरिया हो गया, तो ये हमारा साउथ बिहार वाला एरिया होगा, जोन 3 में आता है। और इसको दो हिस्से में तोड़ा गया, ए एंड बी। तो बेसिकली देखा जाए तो जोन 3 के क्या विशेषताएं हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि जोन 3 में ड्रॉट आ गया है, आई मीन सूखा एरिया है, ठीक है। तो सूखा एरिया है कि कम रेनफॉल होगा, सिंपल सी बात है। तो 95 से लेकर 115 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहाँ होती है, ठीक है। और जब यहाँ सूखा आता है यानी कि बहुत सारे पठार की नदी आती हैं जिसमें हमेशा बारिश पानी नहीं होता है, तो वो ज़्यादा सेडिमेंट कैरी नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ भांगर मिट्टी पाया जाता है जो ओल्ड एलिवियल होते हैं। ओल्ड एलिवियल क्या होता है, ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द आई मीन खादर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पाया जाता है, तो ये जोन आप ऑब्जर्व कीजिएगा, रोहतास यहाँ है, तैमूर है, बक्सर है, ठीक है, शेखपुरा है, लखीसराय है। तो यहाँ क्या है, तो रोहतास किस लिए फेमस था, बस बेसिक ही चल के चलिए। तो गेहूँ हो गया, दाल हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, ठीक है, एंड चावल, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो यानी कि हम क्लाइमेट को देखते हुए हम लोग क्या किए कि पूरा एग्रीकल्चर का समझने की कोशिश की, बेसिक थिंग कि कैसे क्लाइमेट इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, कैसे वहाँ का पूरा वो लोकेशन के बेसिस पर डिसाइड करता है कि कौन सा हमें क्रॉप उपयोगी होगा और उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल यदि मान के चलिए किशनगंज जो ये एरिया है, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, यही यहाँ बारिश कम होती है और हम लोग यहाँ चाय लगा सकते थे क्या, नहीं ना। जूट लगा सकते थे क्या, नहीं ना। जूट क्यों नहीं रोहतास में हो जा रहा है, यहाँ हम लोग केवल राइस एंड वीट पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कि जलवायु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारे एग्रीकल्चर को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा ये लेक्चर रहा, ठीक है। आगे हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। यदि इनिशिएटिव अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।